हेलो, स्वागत वेलकम है आप सभी का आज के क्लास में। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट बाय पार्ट हम लोग पूरा थ्योरी कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग इसका एक समरी देखेंगे जिसमें पूरी तरह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो भी समरी है, जो भी थ्योरी है, उसको आज समराइज करेंगे। तो इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, समरी में देखेंगे ताकि हमारा पूरा चैप्टर थोड़े से समय में पूरी तरह से हो जाए। तो देखिए, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है? सिंपली दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स के बारे में बताता है। तो कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ सिंपली दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लगता है ये बताता है। मान के चलिए दो चार्ज पार्टिकल है, एक है Q1 और एक है Q2, और इस दोनों को अगर हम लोग R डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है ये हम लोगों को कूलम्ब्स लॉ से पता चलता है। और ये फोर्स कितना होता है? ये फोर्स होता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो ये हमारा फोर्स होता है या फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। तो ये फोर्स होता है कूलम्ब्स लॉ के अनुसार। अब इसमें जो 1/4πε0 होता है, 1/4πε0 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये 1/4πε0 का वैल्यू होता है। अगर हमको ε0 का वैल्यू चाहिए होगा तो ε0 का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये होता है, ये कांस्टेंट है और ये फोर्स होता है। अगर देखिए दोनों चार्ज सेम नेचर का रहेगा, यानी कि अगर दोनों प्लस चार्ज रहेगा, अगर यहाँ भी चार्ज प्लस है और यहाँ भी चार्ज प्लस है तो फोर्स क्या हो जाएगा? रिपल्सिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर प्लस चार्ज है तो फोर्स क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव हो जाएगा। इस दोनों के बीच में फोर्स क्या हो जाएगा? रिपल्सिव हो जाएगा। और इस दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ये अट्रैक्टिव होगा। ये इस दोनों के बीच में फोर्स रिपल्सिव होगा और इस दोनों के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होगा। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और सिमिलर चार्ज क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये कूलम्ब्स लॉ था। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर हम लोग देखते हैं। अब देखिए, कूलम्ब्स लॉ के बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिंपली फोर्स एक्सर्टेड ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट। तो किसी भी यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पता चलता है। जो दूसरा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से दिखाते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो होता है, मान चलिए अगर कोई चार्ज क्यू यहाँ पर प्लेस किए हैं तो इससे आर डिस्टेंस पर, अगर हमको आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स सिंपली क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी कि जब हम फोर्स में चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को आता है क्या? 1/4πε0 Q/R²। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर। अगर ये डिस्टेंस कितना है? आर डिस्टेंस पर अगर हम खोज रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इससे एक चीज़ और आता है कि अगर किसी भी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू ई। ये फोर्स हो जाएगा। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो उस पर हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। और ये अगर फोर्स पता है तो चार्ज से डिवाइड करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर चार्ज पता है तो वहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं, चार्ज और डिस्टेंस का वैल्यू पुट करके। तो कूलम्ब्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा डेरिवेशन भी देख लेंगे, थोड़ा टफ टॉपिक है। तो इससे पहले हम लोग इसको लॉन्ग वे में इसका डेरिवेशन देखे थे, आज एक बार फिर से देखेंगे। ये सिंपली क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव करने में जो फोर्स लगेगा, जो वर्क डन किया जाएगा उस फोर्स के द्वारा, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका एक लाइन लिख देते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू move a charge against an electric field is called electric potential energy. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब हम किसी चार्ज को मूव करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा, यानी कि वर्क डन होगा यानी कि एनर्जी में चेंज होगा। तो जो एनर्जी में चेंज होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब देखिए एक छोटा सा यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन भी देख लेते हैं, क्विक करेंगे कि कितना जल्दी हो सके। अब मान के चलिए कि हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज है पॉइंट ए पर और इसका वैल्यू है Q1, और एक चार्ज है हमारे पास पॉइंट बी पर और इसका वैल्यू है Q2। तो अब इस दोनों चार्ज को हम लोग क्या चाह रहे हैं, अब देखिए ये डिस्टेंस जो इनिशियल डिस्टेंस है ये है R1। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इस चार्ज Q2 को हम पॉइंट सी पर लेकर चले जाए। कहाँ लेकर चले जाए, पॉइंट सी पर लेकर जाना चाहते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है ए से सी के बीच में ये है R2, ठीक है। अब पहला डिस्टेंस ए और बी था, ये R1 था, इस पोजीशन पर पहले से चार्ज Q1 और Q2 है, और हम क्या चाह रहे हैं, Q2 को पॉइंट बी से सी पर लेकर जाए, और ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, R2 है। अब देखिए क्या होगा, जब हम Q2 को यहाँ से इधर ले जाएंगे तो चूंकि ये डिस्टेंस, फोर्स जो लगेगा, देखिए अभी अगर किसी भी डिस्टेंस पे जाएंगे तो फोर्स क्या होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि जब डिस्टेंस बढ़ेगा उस हिसाब से फोर्स वेरी करेगा, और जब फोर्स वेरी करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इन्फिनेटली स्मॉल डिस्टेंस पर फोर्स निकालना पड़ेगा, उसी इन्फिनेटली स्मॉल डिस्टेंस पर वर्क डन निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस पर लेंगे तो फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, और जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा तो हम उसको फिर वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पर हमको। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर हमारा जो ये चार्ज Q2 है, जब हम B से C पर लेकर जा रहे थे तो एक ऐसा समय था जहाँ पर ये R डिस्टेंस पर था, A से R डिस्टेंस पर था, और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर, स्मॉल डिस्टेंस यानी कि DR के लिए इसको डिस्प्लेस करते हैं। ये जो हमारा डिस्टेंस है ये कितना है, DR डिस्टेंस के लिए, एक छोटे से डिस्टेंस के लिए हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो देखिए जब ये चार्ज यहाँ पर Q1 फिक्स है और Q2 को हम क्या कर रहे हैं, B से C पर लेकर जा रहे थे, इस बीच में क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट था R पर जहाँ पर हम जो है वहाँ से DR डिस्टेंस पर चेंज किए, यानी कि इस पॉइंट पर जो हमारा फोर्स होगा ये R डिस्टेंस से निकलेगा, यानी कि उस डिस्टेंस पर हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस क्या है, R रहेगा उस समय, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R²। ये फोर्स हो गया। अब देखिए जब फोर्स है तो फोर्स क्या, अब देखिए ये रिपेल करेगा, दोनों सेम चार्ज, हम अभी मान के चल रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², और फोर्स चूँकि रिपेल करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग यहाँ से इधर जा रहे हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का भी क्या है, यही है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये DR डिस्टेंस में जो वर्क डन हुआ है वो क्या होगा, DW होगा, तो DW निकाल रहे हैं। DW क्या हो जाएगा, देखिए वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर हमको वर्क डन निकालना रहेगा कहीं भी तो हम लोग क्या करते हैं, W इक्वल टू क्या लिखते हैं,
W इक्वल टू लिखते हैं एफ डॉट जो आर होता है डिस्प्लेसमेंट होता है वो लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास छोटा वर्क डन निकालना है कि एक छोटे डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा एफ डॉट डी आर, या इसी को क्या लिख सकते हैं एफ डी आर कॉस थीटा। अब यहाँ इसी को क्या लिख सकते हैं एफ डी आर कॉस थीटा। अब देखिए फोर्स का भी डायरेक्शन यही है और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन यही है, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ और डी आर, ये डी डब्ल्यू हो जाएगा। अब देखिए इस बीच में जो देखिए इस बीच में जो वर्क डन हुआ इसका निगेटिव जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ये क्या होता है डी यू होता है। मान लीजिए ये पोटेंशियल को यू से डिफाइन करते हैं तो डी यू हो जाएगा, और ये क्या होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये क्या होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए ऐसे कंजर्वेटिव फोर्स होता है और यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो यानी कि इसके द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा उसका निगेटिव क्या होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी डब्ल्यू, और जब इसको माइनस डी डब्ल्यू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस एफ डी आर। और अब एफ का वैल्यू यहाँ से ले आएंगे, एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा एफ का वैल्यू है यहाँ से ये एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है डी आर इसका माइनस, ये इतना क्या हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी कितना में चेंज हुआ है इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर में। देखिए ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन R1 पर था, हम इसको फाइनल पोजीशन R2 पर ले जा रहे थे और इस बीच में हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना चाह रहे थे। तो चूंकि हमको वर्क डन निकालना पड़ता है और वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं थ्रू आउट इतना दूर पे, क्योंकि फोर्स क्या हो रहा है डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। तो हम क्या किए एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स निकाल लिए और उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर हम फोर्स को कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, और उस डिस्टेंस पर जो है हम लोग वर्क डन निकाले, और जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स के कारण उसका जो निगेटिव होता है वो क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हमको इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया तो जो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है R1 से R2 तक का, इस पर अगर हमको निकालना होगा तो सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे R1 से R2 तक। तो हम इसको क्या करेंगे डी को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो डी को जब इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डी आर। अब देखिए इसका लिमिट क्या होगा डी यू हम कहाँ से R1 से शुरू किए थे, यानी कि R1 पर हम अपना अगर पोटेंशियल एनर्जी U R1 मान लेते हैं तो U R1 हो जाएगा, और R2 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं U R2 तो U R2 हो जाएगा। और इसमें हम लोग R का कहाँ से कहाँ देंगे लिमिट, पहले हमारा जो था R1 डिस्प्लेसमेंट पर था, R1 डिस्टेंस पर था, और बाद में R2 डिस्टेंस पर हो गया। ठीक है, तो अब ये लिमिट हो गया, इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है एक छोटा सा हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। अगर x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर n+1/n+1, इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। अब देखिए डी यू का इंटीग्रेशन u हो जाएगा और अपर लिमिट उसका क्या कर देंगे u R2 माइनस क्या हो जाएगा u R1, ये इसका हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 भी क्या था हमारा कांस्टेंट है, इस सारे को बाहर निकाल लेंगे और एक माइनस बाहर है इसको रहने दीजिए, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा r के पावर -2 dr का इंटीग्रेशन करना है। इसका लिमिट कहाँ है R1 से R2 तक। अब r के पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा r के पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो ये नीचे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और r के पावर भी -1 हो जाएगा, यानी कि इसको जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आर के पावर -1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/r, और नीचे क्या हो जाएगा -2 + 1, यानी कि -1 से गुना करेंगे ये -r हो जाएगा, और इसका लिमिट क्या हो जाएगा r1 से r2 तक। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों गुना करके प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसमें केवल हमको अपर और लोअर लिमिट पुट करना है, तो जब अपर और लोअर लिमिट हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4πε0, और ये क्या हो जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1, और ये हमारा क्या है इधर था UR2 माइनस UR1, यानी कि अगर किसी भी चार्ज को अगर हम पहले से R1 पोजीशन पर रखे थे और फिर बाद में R2 पोजीशन पर लेकर जा रहे हैं, तो इस दोनों के बीच में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4πε0 1/r2 माइनस 1/r1। अब ये क्या हो गया किसी भी जनरल पोजीशन जनरल फार्मूला हो गया, अगर इसको हमको कहीं से भी यूज करना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं कि अगर R2 से R1 पर हम R1 पोजीशन से R2 पोजीशन पर लेकर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से, जो पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए मान लेते हैं हम लोग हमेशा क्या करते हैं इसमें एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जब भी हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना रहता है तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, अभी हम लोग हमेशा लेते हैं कि जब दो चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पर हो तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, यानी कि जब हमारा चार्ज Q1 और Q2 इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रहे, जब ये इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रहे तो इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, और रेफरेंस पॉइंट पर मानते हैं कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0 है। रेफरेंस पॉइंट पर हम क्या मान लेते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है ये 0 होता है। अब मान के चलिए इनिशियली हमारा जो ये चार्ज था इन्फिनाइट डिस्टेंस पर था, बाद में हम क्या किए इसको r डिस्टेंस पर लेकर आ गए, Q1 और Q2 के बीच में हमारा डिस्टेंस कितना हो गया r, बाद में हम इसको r डिस्टेंस पर लेकर आ गए। तो इस केस का जो हम सारा चीज़ को पुट करते हैं, जो ऊपर में फॉर्मूला लिखे हैं उसमें पुट करते हैं। इसको जब पुट करेंगे देखिए इनिशियली कहाँ था ये, इनिशियली R1 यानी कि इन्फिनाइट पे था, जब इसमें हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा R2 UR2, यानी कि बाद में कहाँ लाए हैं r डिस्टेंस पर लाए हैं, तो क्या लिख देंगे R2 की जगह लिख देंगे R2 की जगह लिख देंगे UR, बाद में हमारा ऑब्जेक्ट जो चार्ज है r डिस्टेंस पर है माइनस UR1, इनिशियली हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था इन्फिनिटी पर, तो ये क्या हो जाएगा U इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4πε0, अब ये हो जाएगा 1/r2, r2 क्या है बाद में हमारा जो चार्ज है वो दोनों r डिस्टेंस पर है तो 1/r हो जाएगा, और r1 क्या है इनिशियली ये इन्फिनिटी पर था तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और जो u इन्फिनिटी है चूँकि हम लोग उसको रेफरेंस पॉइंट माने हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस पर होगा तो हम लोग कैसे, ये टर्म देखिए 0 हो गया क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है, और 1 को जब इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि UR इक्वल टू क्या हो गया Q1 Q2 बाई 4πε0 r, यानी कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस पर रहेगा तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 बाई 4πε0 r होगा। उसके लिए हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर जो है हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था ये 0 था। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब दो चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस पर रहेगा। अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट नहीं लेते हैं तो फिर उस केस में इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, उस केस में हमारे पास R1 पर भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एनर्जी होगा और R2 पर भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको अच्छे से डेरिवेशन देख लीजिए और इस पर आगे सवाल भी बहुत सारे आएंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जिस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है उसी तरह से क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग मेनली देखते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको पर यूनिट चार्ज जब हम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
पोटेंशियल। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये पर यूनिट चार्ज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ये क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये सिंपली क्या होता है, द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब मान के चलिए हमारे पास अगर कोई चार्ज है या कोई दो पॉइंट मान लेते हैं, हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी। एक जगह पोटेंशियल क्या है वी ए और एक जगह पोटेंशियल क्या है वी बी। तो अगर हमको ये वी ए माइनस वी बी निकालना हो, वी ए माइनस वी बी अगर निकालना हो, तो इस दोनों जगह पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा यानी कि यू ए माइनस यू बी निकाल लेंगे और इसको जब चार्ज से हम डिवाइड कर देंगे, क्यू से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमको क्या आ जाएगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जिस तरह से हम लोग किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे, क्या निकाले थे, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस तरह से अगर हम लोग किसी एक चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालेंगे उस चार्ज से आर डिस्टेंस पर, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला ये होता है। तो पर यूनिट चार्ज जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इसके बारे में और भी आप लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस पर विस्तृत वीडियो बना हुआ है। अभी हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब एक देखिए देख लेते हैं रिलेशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है उसके बारे में देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है और वहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों पता है। इस तरह से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक आर पोजीशन पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ई है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और पोटेंशियल भी है। अब यहाँ पर एक चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, डी आर डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर रहे हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको डी आर डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर रहे हैं। यहाँ से मात्र कितना डिस्टेंस, डी आर डिस्टेंस से डिस्प्लेस करके और यहाँ लेकर आ रहे हैं। इस चार्ज को डी आर डिस्टेंस से डिस्प्लेस किए और यहाँ लेकर आ गए। देखिए इसी सिचुएशन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा चार्ज रहेगा तो उस पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई। जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स रहेगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज रहेगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स QE लगेगा। तो ये हो जाएगा। अब देखिए जब फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन होगा, और चूंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो हमारा वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा, और वो क्या हो जाएगा, F डॉट डी आर हो जाएगा। और जब ये F डॉट डी आर हो जाएगा तो इसका वैल्यू हम F का पुट कर देते हैं ऊपर से ला करके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, Q E डॉट डी आर। ये वर्क डन हो गया। अब देखिए निगेटिव ऑफ वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डी यू जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, या इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जब नेगेटिव कर दिया तो हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिए डी डब्ल्यू क्या था, ये था, तो इसके जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे डी डब्ल्यू की जगह, तो ये क्या हो जाएगा,
क्यू ई डॉट डी आर। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को जब पर यूनिट चार्ज हम कर देंगे तो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा। यानी कि अगर हमको डी भी निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डी यू बाय पर यूनिट चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, अब डी यू क्या है हमारा, क्यू ई डॉट डी आर। अब इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो क्यू से क्यू कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। तो यहाँ से हमको डी वी का वैल्यू निकल जाएगा। अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, निगेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट पोजीशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसका जब निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल। तो ये डी वी और मतलब इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक हमें रिलेशन मिल गया। देखिए अब इसी रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से डी भी निकल जाएगा, लेकिन जब हमको ई निकालना होगा तो इसी फार्मूला में एक थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ई भी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाएगा। देखिए इस केस में छोटा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी हम लोग इसमें लिखेंगे तो ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई एक्स कंपोनेंट आई प्लस ई वाई कंपोनेंट जे प्लस ई जेड कंपोनेंट के। उसी तरह से जब डी आर को लिखेंगे तो डी आर क्या हो जाएगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब देखिए इस डॉट प्रोडक्ट में इस दोनों वैल्यू को पुट करते हैं तो डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के जगह क्या रखेंगे, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, और इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब देखिए जो सिमिलर रहेगा उसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा और जो डी सिमिलर रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट में वो 0 हो जाता है। यानी कि इसमें केवल बचेगा क्या, सिमिलर, यानी कि ई एक्स डी एक्स बच जाएगा, फिर ई वाई डी वाई बच जाएगा, फिर ई जेड डी जेड बच जाएगा और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डी वी। अब देखिए ई एक्स अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे पोटेंशियल का, डी वी बाय किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स। फिर उसी तरह से जब ई वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी बाय डी वाई, और फिर ई जेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी वी बाय डी जेड। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। और इस ऊपर वाले फार्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते थे, ऊपर वाले फार्मूला से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते थे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, एक छोटा सा चीज़ है बस। तो अगर यदि हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला क्या था, डी वी इक्वल टू क्या था, डी वी इक्वल टू था ई डॉट डी आर। और जब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या होता है, ई का पोजीशन, ई का जो मैग्नीट्यूड है और ये डी आर और कॉस थीटा। यानी कि अगर थीटा, इफ़ थीटा इक्वल टू 90, यानी कि इफ़ थीटा इक्वल टू 90, अगर थीटा 90 हो, यानी कि थीटा कब 90 होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और पोजीशन वेक्टर इसमें हो, तो यानी कि ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर 90 डिग्री हो जाएगा। और जब पोजीशन वेक्टर 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा की जगह वैल्यू 90 पुट करेंगे तो डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूँकि कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ये डायरेक्शन है तो इसके 90 डिग्री के डायरेक्शन में, यानी कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल का चेंज नहीं होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। तो ये था समरी। अगर इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो ये सजेशन आपका वेलकम है। और बाकी वीडियो देखिए, इसको और भी लोगों तक पहुंचाइए। कोशिश करेंगे वीडियो का क्वालिटी और भी अच्छा हो और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करें। नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड जो समरी है वो आ जाएगा। अगर इन सारे टॉपिक पे आप इन सब चीज़ को डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियो चैनल पर है, देखिए उसको। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।